हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो हमने पिछली वीडियो में बेसिक चीज़ें देखी थी, जैसे कि टोपोलॉजीज एंड कास्टिंग एंड ट्रांसमिशन मीडियम, नेटवर्क स्पैन, लैन वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नेटवर्किंग डिवाइसेस। ये भी IBPS SOIT मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर से एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो फॉर श्योर आता ही है। ठीक है, जैसे कि वो पूछ लेता है कि ब्रिजेस क्या काम आता है, राउटर क्या काम आता है, या फिर इनसे रिलेटेड कुछ भी एक आध क्वेश्चन वो पूछ ही लेता है। तो इस वीडियो में हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखेंगे, जैसे कि हब हो गया, स्विचेस, राउटर्स, रिपीटर्स एंड ब्रिजेस, गेटवेज। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जब मैं भी पहले कॉलेज में था या कॉलेज के बाद भी जब मैंने इनको पढ़ा, मुझे भी मतलब इन सबको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था, जैसे कि कौन सा डिवाइस क्या काम करता है एग्जैक्टली। जब हमारे पास हब है तो स्विच का क्या यूज़ है, हब और स्विच में क्या क्या डिफरेंस होता है, स्विच राउटर में क्या डिफरेंस होता है, ब्रिज एंड गेटवे में क्या डिफरेंस होता है, वगैरह वगैरह। मतलब काफ़ी छोटे मोटे डाउट्स रहते ही थे पहले मेरे। लेकिन आई होप कि आज इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी इन सब डिवाइसेस के बारे में, और आप इस वीडियो के अलावा मुझे नहीं लगता कोई दूसरा सोर्स देखने की जरूरत पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम में जितना जितना पूछता है उतना तो हम इस वीडियो में कवर कर ही लेंगे। तो इन सब वीडियोस में मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ओनली एग्जाम में जितना आएगा उतना ही कर रहे हैं अपन, ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे अपन को, फटाफट फटाफट सिलेबस कवर हो जाए। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हब के बारे में। ठीक है, हब क्या होता है? सबसे बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस। अब मैंने इसको बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस क्यों बोला है? क्योंकि इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। वाई नॉट इंटेलिजेंट डिवाइस का मतलब, इट हैज़ नो मेमोरी। इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है। इट इज़ सिंपली लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है। अब जैसे मैं इधर समझा देता हूँ, जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है हमारे घरों में। ठीक है, सपोज में कोई स्विच नहीं है, ओनली सॉकेट ही सॉकेट्स है, एंड अपन ने इसको मेन बोर्ड में लगा के स्विच ऑन कर दिया, तो जो करंट होगा वो सारे पोर्ट्स में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई अप्लायंस कनेक्टेड है, जैसे कि A1, यहाँ पे A2 कनेक्टेड है, यहाँ पे A3 कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे तो वो करंट इस सॉकेट में भी आएगा, इस सॉकेट में भी आएगा, इस सॉकेट में भी आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि A1 के लिए अलग से करंट आएगा और सारा करंट A1 को ही जा रहा है और A2 एंड A3 को करंट नहीं जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं, जो करंट हो रहा है वो सभी के पास जा रहा है। तो सिमिलरली जो हब जो होता है हमारा, जैसे कि ये हमारा हब है। ठीक है, हब का ये पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4, लेट्स सपोज दीज आर 4 पोर्ट्स इन आवर हब। तो जो मान लो यहाँ पे एक PC कनेक्टेड है, PC1, यहाँ पे PC2, PC3, PC4। ठीक है, तो हमने इस इलेक्ट्रिसिटी वाले बोर्ड से क्या देखा कि इसके अंदर जो भी डेटा आएगा, अगर यदि इन पीसी में से कोई भी एक पीसी यदि सोर्स की तरह एक्ट करेगा जो कि डेटा सेंड करेगा, जैसे कि पीसी वन को अगर PC3 को डेटा सेंड करना होगा, तो PC1 क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा, PC3 हो जाएगा डेस्टिनेशन। लेकिन जो डेटा होगा वो सभी के पास जाएगा। ठीक है, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो हब क्या करता है, जो डेटा होता है वो सभी पोर्ट्स पे कॉपी कर देता है, सभी को भेज देता है। तो वी कैन से इट सिंपली जस्ट ब्रॉडकास्ट द डेटा। तो ये क्या करता है? डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। इट ब्रॉडकास्ट द डेटा टू ऑल एक्सेप्ट सोर्स। सोर्स को छोड़ के सभी पे डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं हैंस नो प्राइवेसी। मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि सभी के पास जा रहा है डेटा तो। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने हब का डायग्राम बनाया है, इसमें क्या है, ये अंदर सिंगल एक वायर है, उससे सारे पोर्ट्स कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि हब जो होता है, इट वर्क्स ऑन अ सिंगल कोलिजन डोमेन। इट हैज़ अ सिंगल कोलिजन डोमेन। तो सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब है कि यहाँ पे एक सिंगल ही मीडियम है जिससे सारे पोर्ट्स कनेक्टेड है। तो अब क्योंकि सिंगल कोलिजन डोमेन है तो कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना? अब क्योंकि कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो इसमें जो डेटा फ्लो होता है वो होता है हाफ ड्यूप्लेक्स। अब क्योंकि हाफ ड्यूप्लेक्स होता है तो एक बार में एक ही सोर्स डेटा सेंड कर सकता है। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब यही है, जो कि हमने पिछली वीडियो में देख ही लिया था। तो हाफ ड्यूप्लेक्स होने की वजह से इसकी क्या होती है, परफॉर्मेंस लो होती है। और हब क्या करता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करता है। क्योंकि देख लो ये सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से एक लोकल एरिया नेटवर्क बन चुका है। ओके, तो ये भी तो इसका यूज़ तो यही होता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करना। इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस।
तो अब की इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, हमने देख लिया, मेमोरी नहीं है इसके अंदर, ब्रॉडकास्ट करता है सबको, और हाफ डुप्लेक्स एंड लो परफॉर्मेंस होती है इसकी। अब ये बाहर से तो देखने में लग रहा है कि स्टार टोपोलॉजी पे काम कर रहा है। वो ऐसा डायग्राम यदि इसको हम ऐसे देखिए, ये हब है, पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट 1, यहाँ पे डिवाइस 1 है, यहाँ पे डिवाइस 2 है, यहाँ पे डिवाइस 3 है, डिवाइस 4। तो एक तरीके से ये स्टार टोपोलॉजी हुई। तो हम कह सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन स्टार टोपोलॉजी बट logically, or we can say internally works, or logically or internally it works on bus topology। अब अंदर देख के समझ में आ ही रहा है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख के कि यहाँ पे सिंगल सिंगल बस है जिससे कि सारी नोड्स कनेक्टेड है, तो ये अंदर से बस टोपोलॉजी की तरह काम करता है। ठीक है। हब को हम अब हब क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ हब्स, एक्टिव हब एंड दूसरा होता है पैसिव हब। एक्टिव और पैसिव हब में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक मेजर डिफरेंस ये है कि एक्टिव हब वर्क्स ऑन एन एक्सटर्नल पावर सोर्स, इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल पावर सोर्स। अब एक्सटर्नल पावर सोर्स होने की वजह से इसके पास एक कैपेबिलिटी आ जाती है, इट कैन डेटा को एम्पलीफाई करने की, इट कैन एम्पलीफाई द डेटा बिफोर फॉरवर्डिंग। हम इसको एक्टिव हब को मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। अब रिपीटर क्या होता है, रिपीटर बेसिकली वो होता है जो डेटा, जिसके पास डेटा आता है, ठीक है, उसको ये एम्पलीफाई करने की जरूरत होगी तो एम्पलीफाई कर देगा एंड डेटा को सेंड कर देगा। इट रिसीव्स द डेटा एंड एम्पलीफाइज इट, इफ इट इज नीडेड देन सेंड्स द डेटा एज इट इज। तो इसको हम मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कहते हैं, क्योंकि जैसे डेटा अगर एक सोर्स ने डेटा भेजा तो ये क्या करेगा उस डेटा को, अब एक्टिव हब में एक एक्सटर्नल पावर सोर्स रहता है तो वो उसको एम्पलीफाई करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है, तो वो क्या करता है कि एम्पलीफाई करके भेज सकता है। पैसिव हब क्या है कि ये सिर्फ एक हब होता है जो जो एम्पलीफाई नहीं कर सकता है, लेकिन बस डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, बस इसका इतना ही काम होता है। ये सारे ऊपर के पॉइंट्स पैसिव हब के लिए अप्लाई होते हैं और एक्टिव हब के लिए भी अप्लाई होते हैं, बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पावर ये आ जाती है कि इसको पावर सोर्स चाहिए होता है, तो इसकी एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है कि ये एम्पलीफाई, डेटा को भेजने से पहले एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हब। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट डिवाइस पे, विच इज स्विच। सो आगे देखते हैं स्विचेस के बारे में। अब स्विच, अब क्योंकि हब के अंदर इतनी सारी कमियां हैं, एक तो इसके अंदर मेमोरी नहीं होती है, प्राइवेसी नहीं होती है, सभी को बेचता है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव अ बेटर डिवाइस, दैट्स व्हाई वी हैव अ बेटर डिवाइस एंड इट इज कॉल्ड स्विच। तो इसलिए हम स्विच को यूज़ करते हैं ताकि हब की सारी कमियों को दूर किया जा सके। इसके यूजेस भी सेम एज अ हब ही होते हैं, ये भी डिवाइसेस को यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस, और इट ऑल्सो क्रिएट्स लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब मैंने हब में एक चीज़ बताना भूल गया था कि हब जो है, अब देखो, हब एक सिंपल डिवाइस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरह, तो ये इसकी कुछ लॉजिक फंक्शनिंग नहीं होती है, ये सिर्फ डेटा को रिसीव करता है और भेज देता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ एन कनेक्टर विच इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। तो ये क्या होता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, इसीलिए इसको कहते हैं, इसको लेयर वन डिवाइस भी कहते हैं, फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल पे सबसे जो नीचे नीचे वाली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर, जिसको हम लेयर वन भी कहते हैं। अब क्योंकि फिजिकल लेयर पे काम करता है इसीलिए हब इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेयर वन डिवाइस। ठीक है, तो उसी तरीके से स्विच जो होता है, स्विच क्या होता है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। पहले तो इट हैज़ मेमोरी। अब उस मेमोरी को ये क्या यूज़ में लेता है, टू क्रिएट टेबल विच इज़ कॉल्ड एज कैम टेबल। ठीक है, कैम टेबल का मतलब है कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी टेबल, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी टेबल। अब इस टेबल के अंदर ये क्या स्टोर करता है, जैसे कि ये एक टेबल है, ठीक है, तो उस टेबल के अंदर ये दो चीज़ें स्टोर करता है। पहला पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर मतलब सपोज दिस इज अ स्विच
इट हैज़ मल्टीपल पोर्ट्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स हैं, और मान लो ये पोर्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7, ये पोर्ट 8 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 8। तो और यहाँ पे ये स्टोर करता है मैक एड्रेस। पहले पोर्ट पे जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस, ठीक है। वैसे ही दूसरे पोर्ट पे जो है उसका मैक एड्रेस, थर्ड पे जो डिवाइस कनेक्टेड उसका मैक एड्रेस, ऐसे करके ये सभी पोर्ट पे जिस जिस पोर्ट पे जो जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये मैक एड्रेस यूज़ करता है, सो इट वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेयर 2 डिवाइस। इसको लेयर 2 डिवाइस भी कहते हैं। अब गाइस नोट करने वाली बात ये है यहाँ पे, भाई स्विच जो है वो मैक एड्रेस यूज़ करता है, तो जो भी डिवाइसेस मैक एड्रेस यूज़ करते हैं ना, वो लेयर 2 डिवाइसेस होते हैं। और जो भी डिवाइसेस आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं वो लेयर 3 डिवाइसेस होते हैं, मतलब कि नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। और मैक एड्रेस जो कि लेयर 2 पे, जो कि डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। ये बात नोट कर लेना, मतलब ये बात याद रखने की चीज़ है, क्वेश्चन को आंसर करने में काफ़ी हेल्प करती है। कोई नया डिवाइसेस यदि आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया जिसके बारे में आपने कोई सुना ही नहीं, कुछ कुछ भी क्वेश्चन आ गया मान लो, तो सपोज उसने बता दिया कि ये ऐसे ऐसे आईपी को यूज़ कर रहा है, तो बताओ ये ओएसआई लेयर की कौन सी, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता होगा। तब क्योंकि आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि आईपी एड्रेस को यूज़ कर रहा है तो वो नेटवर्क लेयर पे भी काम करता होगा। तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स है जो कि याद कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो स्विच क्योंकि मैक एड्रेस यूज़ करता है, तो ये लेयर 2 डिवाइस भी इसको कहते हैं। और अब ये क्या है कि, ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड है D1, यहाँ पे D2, D3, D4, वैसे ही D5, D6, D7 एंड D8, ठीक है। तो मान लो सारे डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इसके अंदर क्या होता है, सभी पोर्ट्स का अपना एक सेपरेट कोलिजन डोमेन होता है, ठीक है। ऐसे ये पोर्ट इससे भी कनेक्टेड होता है डायरेक्टली, ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, इससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ठीक है। जैसे ये वाला पोर्ट सारे पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वैसे ये वाला पोर्ट भी सारे पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से एक स्विच है जिसके अंदर 4 पोर्ट है, तो ये इससे होगा, ये इससे होगा, ऐसे करके सारे पोर्ट एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे सभी पोर्ट्स के पास अपना एक सेपरेट कोलिजन डोमेन होगा, सेपरेट कोलिजन डोमेन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्विच के पास जो है, इट हैज़ सेपरेट कोलिजन डोमेन फॉर ईच पोर्ट, मतलब कि हर पोर्ट के पास हर दूसरे पोर्ट पे डेटा सेंड करने के लिए अपना एक सेपरेट रूट है। तो अब क्योंकि सबके पास अपना अपना रास्ता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक की तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। देयर इज नो कोलिजन और वेरी वेरी लेस। तो यहाँ पे कोलिजन ना के बराबर कोलिजन होता है, क्योंकि सेपरेट कोलिजन डोमेन है सब अपना अपना हर पोर्ट के पास, ठीक है। तो जिससे ही क्या साबित होता है कि इट हैज़ हाई परफॉर्मेंस देन हब। ये फुल ड्यूप्लेक्स डेटा फ्लो को सपोर्ट करता है। फुल ड्यूप्लेक्स मैंने बढ़ाई दिया था पिछली बार में कि एक ही टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक ही टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि स्विच जो है हब से कितना बेहतर है, इसके पास मेमोरी भी होती है, ये डिसाइड कर पाता है। अब क्योंकि जैसे सपोज D1 ने डेटा फ्रेम भेजा, D1 सोर्स है और सपोज वो D7 को भेजना चाह रहा है, D7 डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम भेजेगा तो सबसे पहले आएगी स्विच के पास, ठीक है। अब जो भी डेटा फ्रेम उसके पास आया उसके ऊपर एक हेडर होगा,
और हेडर पे होगा मैक एड्रेस। अब स्विच क्या करेगा, उस मैक एड्रेस को मैच करेगा कि भाई इस मैक एड्रेस वाला डिवाइस मेरे कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है। सपोज वो 7 पोर्ट पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस डेटा को ओनली 7th पोर्ट को ही फॉरवर्ड कर देगा स्विच। बाकी डिवाइसेस को पता भी नहीं चलेगा कि इधर इनका कम्युनिकेशन चल रहा है। तो यहाँ पे प्राइवेसी बहुत हाई होती है, ठीक है। हियर इज वेरी हाई प्राइवेसी। अब वर्किंग वर्किंग जब हम इस डिवाइस से समझ लेते हैं ना, किसी भी डिवाइस की, तो हम हमारे लिए सारे पॉइंट्स को बताना बहुत इजी रहता है, हमारे दिमाग में सारे पॉइंट्स अपने आप आ जाते हैं। अब प्राइवेसी बहुत हाई है, सिंगल कोलिजन डोमेन होने की वजह से डायरेक्टली डी7 को चला जाएगा। तो स्विच के अंदर क्या क्षमता होती है, वो डिसाइड कर पाता है पैकेट को कहाँ भेजना है। हब के अंदर ये क्षमता नहीं होती, वो बेसिकली सभी को भेज देता है, सभी को ब्रॉडकास्ट कर देता है डेटा को, ठीक है। इसीलिए स्विच जो है वो बेटर है। तो मोस्टली स्विच ही यूज़ किया जाता है आज की डेट में, हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह। हर कोई, जैसे मतलब कोई ऑफिस हो गया या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जहाँ पे ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करने हो, जैसे 3 4, 2 3 तो नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा, 6 7 8 10 15 20 डिवाइसेस कनेक्ट करने हो, तो वहाँ पे स्विच का यूज़ किया जाता है। आगे आप लोगों को समझ में स्विच का यूज़ कहाँ होता है। अब हम थर्ड देखते हैं, राउटर। राउटर के बारे में देखते हैं। राउटर भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे तो, काफ़ी तो नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और भूल गया था, स्विच में इसको देख के आप अभी इसको देख के आप बता ही सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन स्टार टोपोलॉजी। राउटर क्या काम में आता है, राउटर इज यूज टू, एक तो ये दो नेटवर्क को कनेक्ट करने में काम आता है, इसको मैं भी समझाऊंगा आगे। और इट हैज़ राउटिंग कैपेबिलिटी, इसीलिए इसको राउटर कहते हैं। राउटिंग कैपेबिलिटी का मतलब है कैन डिसाइड द पाथ, और ये हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही डिसाइड करता है फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन। इट कैन डिसाइड द पाथ फ्रॉम विच द डेटा इज नीड्स टू बी सेंड। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को डिसाइड कर सकता है राउटर। इट हैज़ अ राउटिंग टेबल, इसीलिए अब ये राउटिंग टेबल है, इसके अंदर तो हम बेसिकली, ये इंटेलिजेंट डिवाइस है और इसके अंदर मेमोरी भी होती है। तो राउटिंग टेबल होती है इसके अंदर, जिसके अंदर कि ये आईपी एड्रेसेस को स्टोर करता है। अब देखते हैं ये दो नेटवर्क को कनेक्ट कैसे करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज कि मान लो आपके घर में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। हम लेके चलते हैं नया एग्जांपल, आज की डेट वाला। आजकल मोस्टली फाइबर ऑप्टिक्स ही चल रहा है। फाइबर ऑप्टिक्स वाला आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है एक, और सपोज ये एक वायर आ रहा है आपके घर में, और ये आपके राउटर के अंदर जा रहा है। ये आपका राउटर है, ठीक है। ये 4 एंटीना है, ठीक है। ये इनकमिंग वायर है, ऑप्टिकल फाइबर वाला। और इस राउटर से आपके घर में एक पीसी कनेक्टेड है, एक दूसरा टीवी कनेक्टेड है, और अब क्योंकि ये एंटीना इसके अंदर, तो वाईफाई वाली कैपेबिलिटी है इसके अंदर। आपका फ़ोन कनेक्टेड है इससे, और एक और टीवी है जो भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये 4 5 4 डिवाइस आपके उससे कनेक्टेड है। अब ये सारे जो भी हैं, ये सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड है राउटर के थ्रू, ठीक है। अब ये राउटर से तो कनेक्टेड है और आपस में भी कनेक्टेड है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे कह सकते हैं हमारा हम कि यहाँ पे एक हमारा एक लैन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क बन रहा है इन चारों डिवाइसेस का, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया। और ये जो केबल जहाँ से आ रही है, वो क्या है, वो कहाँ से आ रही है, वाइड एरिया नेटवर्क से आ रही है, ठीक है। ये एक हमारा नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। तो राउटर क्या कर रहा है, राउटर बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। भाई ये जो केबल आ रही है, ये वाइड एरिया नेटवर्क से आ रही है। कभी आप अपने राउटर में देख लेना, वहाँ पे जहाँ पे भी ये इनकमिंग जो केबल कनेक्ट हो रही है, और यदि इसके अंदर इंटरनेट आ रहा है, कहने का मतलब कनेक्टिविटी है, तो आपके राउटर में एक ऊपर एक लाइट, ऊपर एक, हाँ, तो उसके अंदर एक इंडिकेशन लाइट जल रही होगी। राउटर के अंदर जितने भी इंडिकेशन लाइट्स होती है, जैसे कि वाईफाई की,
लैन की, पॉस की और वैन की। तो यदि इस केबल के अंदर इंटरनेट आ रहा होगा तो आपके पास देखना उसके अंदर लिखा होगा एक इंडिकेटिंग लाइट के एक नाम लिखा होगा वैन। राउटर के ऊपर लिखा होगा वैन और उसके ऊपर की लाइट ग्रीन ग्रीन हो रही होगी या ऑन हो रही होगी। तो राउटर के ऊपर लिखा भी रहता है। तो कहने का मतलब ये वाइड एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम कर रहा है राउटर। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है। तो जब इसके पास डेटा पैकेट आता है, ठीक है, ये राउटर हमारा, इसके पास डेटा पैकेट आईपी पैकेट आता है, तो उसके ऊपर सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस मेंशन्ड होता है, आईपी एड्रेस। तो राउटर क्या करता है, सपोज यहाँ पे भी एक और राउटर है, यहाँ पे एक और राउटर है, एंड यहाँ पे एक और राउटर है, यहाँ पे एक और राउटर या कुछ भी डिवाइस है, और यहाँ पे डिवाइस है जिसको भेजना है। ये डिवाइस इस राउटर से कनेक्टेड है, इस राउटर से कनेक्टेड है। तो वो क्या करेगा, इसकी आईपी भेजेगा, इसकी आईपी इस पे भेजेगा, इस पे भेजेगा, और ये शॉर्टेस्ट पाथ पे होते हुए डिवाइस तक डिलीवर कर देगा उस डेटा पैकेट को, इंस्टेड ऑफ दिस पाथ। ठीक है। अब क्योंकि ये मैंने बताया था पहले, ये आईपी एड्रेस यूज करता है, तो इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, राउटर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज स्विचेस एंड रिपीटर्स। ठीक है। मान लो आपके पास राउटर है, आपने कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं ले रखा है, सपोज यू हैव जस्ट अ राउटर, नो इंटरनेट कनेक्शन, और इससे 3-4 डिवाइस कनेक्टेड है। ये आपका PC1 हो गया, ये आपका फ़ोन हो गया, और ये आपका टीवी हो गया। ठीक है। कनेक्टेड है, राउटर ऑन है अपना, और सपोज फ़ोन से कोई फाइल PC को भेजनी है। ठीक है। तो अब क्योंकि ये दोनों राउटर के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये फ़ोन से डेटा PC तक जा सकता है, और फ़ोन से डेटा टीवी में भी जा सकता है, टीवी से PC में। तो आपस में ये डिवाइसेस एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि राउटर एज ए स्विच भी काम कर सकता है। और दूसरी बात, एज ए रिपीटर कैसे काम करता है, इसका भी एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। लेट सपोज यू हैव एन राउटर, सपोज ये आपका घर है। ठीक है। ये इंटरनेट वायर है और ये राउटर है, ये आपका मेन राउटर है, और इसकी रेंज, सपोज इसकी वाईफाई की रेंज मान लो आपके घर के इतने हिस्से तक ही कवर कर पाता है ये वाईफाई की रेंज से। और आपके पास फ़ोन है, तो आप जैसे ही अपना फ़ोन यहाँ ले आओगे तो वो वाईफाई पकड़ेगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपके पास एक स्पेयर राउटर पड़ा है घर में। ठीक है, स्पेयर राउटर है। तो आप क्या करो, जहाँ तक रेंज आ रही है वहाँ पे, सपोज आपके पास एक स्पेयर राउटर है R2, तो आप क्या कर सकते हो कि उस राउटर को अपने घर के जहाँ तक रेंज आ रही है वहाँ पे सपोज आपने लगा लिया, उसको इंस्टॉल कर दिया, मतलब पावर में लगा दिया उसको। तब आप मेन्यू इस राउटर की मेन्यू खोलोगे तो उसके अंदर सेटिंग्स होती है, वाईफाई वाली सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन होता है एक रिपीटिंग का ऑप्शन होगा। यदि आप इसको ऑन कर दोगे तो ये क्या करेगा, इस राउटर के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, R1 के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, और इसका खुद का एक हॉटस्पॉट तो रहेगा ही रहेगा। तो ये इससे डेटा लेना शुरू कर देगा इनपुट में, और ये उसी डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। तो अब इसकी रेंज, इस वाले राउटर की रेंज इतनी हो जाएगी, तो कहने का मतलब, और इस वाले राउटर की रेंज इतनी है ही, तो ये राउटर इससे कनेक्ट हो जाएगा और आपके फ़ोन तक, आप अगर इस राउटर से कनेक्ट कर लोगे तो ऑब्वियसली यहाँ से जो इसके अंदर आ रहा है वो इंटरनेट कनेक्शन आप यूज़ कर पाओगे। तो कहने का मतलब राउटर को रिपीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और आजकल राउटर्स के अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो राउटर हो गया हमारा। अब देखते हैं अपना अगला, रिपीटर के बारे में। इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ सिग्नल एंड एम्पलीफाई इट एंड देन फॉरवर्ड्स इट फर्दर। तो रिपीटर क्या है, सिग्नल को लेता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है। तो रिपीटर का मेन पर्पस जो होता है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सटेंड द कम्युनिकेशन डिस्टेंस।
मेन पर्पस जो होता है वो कम्युनिकेशन डिस्टेंस को एक्सटेंड करना होता है रिपीटर का। भाई ये एक टावर है, इसका सिग्नल केवल यहीं तक ही पहुंच पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे रिपीटर। तो रिपीटर क्या करेगा, इसके सिग्नल को लेगा और उसी को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो कहने का मतलब अब इस टावर का सिग्नल यहाँ तक पहुँच पा रहा है रिपीटर की वजह से। सपोज सिग्नल वीक हो गया, पहले सिग्नल आ रहा था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिग्नल वीक हो गया, तो रिपीटर क्या करेगा, उस सिग्नल को वापस से एम्पलीफाई कर देगा। फिर यहाँ पे एक और रिपीटर लगा सकते हैं हम, फिर ये भी उस सिग्नल को वापस आगे बढ़ा देगा। तो डिस्टेंस को एक्सटेंड करने का ही इसका मेजर पर्पस होता है रिपीटर को यूज़ करने का। तो इतना सही है, रिपीटर में ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ब्रिज पे चलते हैं। आई मीन लेट्स स्टडी अबाउट ब्रिज। अब ब्रिज का पर्पस क्या होता है। ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क्स। मोस्टली यही क्वेश्चन आता है ब्रिज के ऊपर से कि दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में कौन सा डिवाइस यूज आता है। ऑप्शंस में रहता है ब्रिजेस, गेटवे, सॉरी गेटवे ब्रिज एक साथ तो नहीं होंगे, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ब्रिज, राउटर, हब, स्विचेस, तो उसमें ब्रिज को टिक करना होता है। तो ब्रिज का मेन पर्पस क्या होता है, टू कनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क्स। सपोज ये लैन 1 है, इसको हम लैन 2 से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट यूज अ ब्रिज। तो ये डिवाइस इन दोनों लैंस को कनेक्ट कर देगा। अब ब्रिज के अंदर दो पोर्ट्स होते हैं, तो हम ब्रिज को, ब्रिज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टू पोर्ट डिवाइस, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो दो लाइन्स को कनेक्ट करता है ना, तो ये दोनों लाइन्स जो होते हैं, इनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। इट इज यूज टू कनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क्स हैविंग सेम प्रोटोकॉल्स। अब सेम प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है, प्रोटोकॉल सच है CSMA और CD। तो कहने का मतलब ये प्रोटोकॉल होते हैं कोलिजन हैंडलिंग के। तो सपोज इस वाले लैन का अपना एक प्रोटोकॉल है, इस वाले लैन 2 का अपना एक प्रोटोकॉल है कोलिजन को हैंडल करने का। सपोज लैन 1 के प्रोटोकॉल्स जो कोलिजन हैंडलिंग के प्रोटोकॉल्स है वो इस तरीके से हैं कि जैसे यदि इसके अंदर कोलिजन होता है तो इसके रूल्स ऐसे हैं कि कोलिजन अगर डिटेक्ट होता है तो आगे डेटा सेंड करना रोक दो, पहले कोलिजन को रिजॉल्व होने दो फिर डेटा सेंड करना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लैंड 2 के प्रोटोकॉल्स ऐसा कहते हैं कि यदि कोलिजन होकर होता है तो कोई बात नहीं, डेटा भेजना मत रोको, कोलिजन तो रिजॉल्व हो जाएगा लेकिन डेटा सेंड करना जारी रखो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग वो है, दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स है दोनों नेटवर्क्स के कोलिजन हैंडलिंग के, तो उस केस में ब्रिज वॉन्ट वर्क, ठीक है। उस केस में ब्रिज काम नहीं करेगा। उस केस में हमें दूसरा डिवाइस यूज करना पड़ेगा जो कि होगा गेटवे, ठीक है, जो कि होगा गेटवे। अब गेट इसी बात पे गेटवे पे चलते हैं हम। 6th नंबर डिवाइस गेटवे, ये भी ब्रिज की तरह ही काम आता है दो नेटवर्क को कनेक्ट करने में। इट इज यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स सेम एज ब्रिज, बट it has the capability but gateway has the capability to translate the protocols of वन नेटवर्क इनटू अनदर। तो गेटवे के अंदर ये क्षमता होती है कि वो एक नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स में ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। तो गेटवे कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे दो नेटवर्क को कनेक्ट करना हो और उनके जो भी प्रोटोकॉल्स हो वो अगर डिफरेंट होंगे तो उस केस में हम ब्रिज के बजाय गेटवे का यूज करेंगे। तो बेसिकली इतना ही था गेटवे का। गेटवे दो नेटवर्क कनेक्ट करने में काम आता है। अब हम पूरा समराइज कर लेते हैं शुरू से लेके अब तक जो जो हमें पढ़ा है उसको शॉर्ट शॉर्ट जल्दी जल्दी, ठीक है। तो समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हब के बारे में। हब क्या है, एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरह। जो डेटा आता है वो सोर्स के अलावा सभी को भेज देता है और ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। अब क्योंकि इसके अंदर मेमोरी नहीं होती इसीलिए ये एक बहुत बेसिक डिवाइस होता है और सभी को डेटा भेजता है। हाफ डुप्लेक्स होता है, इसकी हाफ डुप्लेक्स होने की वजह से इसके अंदर परफॉर्मेंस भी लो होती है क्योंकि इसके अंदर सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, ठीक है। और बाहर से ये स्टार टोपोलॉजी पे काम करता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन सी टोपोलॉजी पे काम करता है तो आपको स्टार टोपोलॉजी ही आंसर करना है, ठीक है।
उसके बाद टू टाइप्स के हब होते हैं, एक्टिव हब, पैसिव हब। एक्टिव हब, पैसिव हब में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि एक्टिव हब के अंदर इसका एक एक्सटर्नल पावर सोर्स होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि डेटा सिग्नल को एम्पलीफाई करके फॉरवर्ड करने की, ना कि सिंपली फॉरवर्ड करने की। ठीक है, उसके बाद फिजिकल लेयर पे काम करता है, ये हमने देख लिया। स्विच जो होता है वो एक बेटर वर्जन होता है हब से, क्योंकि ये स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, इसके अंदर मेमोरी भी होती है, और ये मैक एड्रेस को यूज़ करता है पैकेट्स, फ्रेम, डेटा फ्रेम्स को फॉरवर्ड करने के लिए। अब क्योंकि ये मैक एड्रेस को यूज़ करता है, इसीलिए ये लेयर टू डिवाइस होती है। जो भी डिवाइसेस हैं जो मैक एड्रेस पे काम करते हैं, वो सारे डिवाइसेस डेटा लिंक लेयर पे काम करेंगे, ये आपको याद रखना है। एंड जो भी डिवाइसेस आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं वो नेटवर्क लेयर पे काम करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको लेयर टू डिवाइस भी कहते हैं। इट हैज सेपरेट कोलिजन डोमेन फॉर ईच पोर्ट, क्योंकि हर पोर्ट का हर दूसरे पोर्ट से एक अलग ही रिश्ता है, अपना अपना। तो उसकी वजह से कोलिजन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बल्कि ना के बराबर होते हैं। और क्योंकि अलग सेपरेट कोलिजन डोमेन है हर पोर्ट का, इसीलिए परफॉर्मेंस भी हाई होती है। और हर कोई डिवाइस, मतलब सेंडर और रिसीवर, एक साथ एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को भी भेज सकते हैं। इसके अंदर प्राइवेसी हाई होती है, क्योंकि सेपरेट कोलिजन डोमेन है, जिसकी वजह से दूसरे डिवाइसेस को कोई पता भी नहीं चलता है क्या डेटा सेंड हो रहा है, किसको कब डेटा सेंड हो रहा है। तीसरे पे चलता है राउटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राउटर दो नेटवर्क को कनेक्ट करने में काम आता है, जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। और राउटर ये बाकी डिवाइसेस को भी कनेक्ट करने में काम आता है, और इट हैज़ राउटिंग कैपेबिलिटी। ये एक रूट डिसाइड कर पाता है कि कौन से रूट से डेटा पैकेट को भेजना है, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ताकि एफिशिएंसी बनी रहे। और ये अपने अंदर एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, जो कि आईपी एड्रेस स्टोर करने के काम आती है, जिस टेबल के अंदर आईपी एड्रेस को स्टोर करता है, सोर्सेज का और डेस्टिनेशन का। जो भी डेटा पैकेट इसके पास आता है, उसके ऊपर जो भी हेडर होता है, उसमें उस पे सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लिखा रहता है। तो ये उस आईपी एड्रेस के हिसाब से ही आगे डेटा आईपी पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, राउटर्स को स्विचेस और रिपीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अब जैसे राउटर को स्विच और रिपीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही जो स्विच होता है उसको ब्रिज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ब्रिज क्या करता है, दो नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, तो स्विच भी क्या करेगा, एक पोर्ट में एक नेटवर्क का लगा दो पिन, दूसरे पोर्ट में दूसरे नेटवर्क को लगा दो, तो वो भी उसको भी कनेक्ट कर सकता है। काफ़ी स्विचेस में ये कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो राउटर स्विचेस की तरह कैसे काम कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। यदि इंटरनेट ना भी हो, सिंपल राउटर से सारे डिवाइस कनेक्टेड हो, तो ये राउटर एज अ स्विच काम करेगा उस केस में। अब और रिपीटर की तरह कैसे काम करता है, इसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है राउटर के अंदर, सिग्नल को रिपीट करने की। इसको पिछले किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर दो, तो ये उसी सिग्नल को रिपीट कर सकता है आगे। फोर्थ, रिपीटर क्या होता है कि ये कुछ नहीं, सिंपल डेटा को लेता है, एम्पलीफाई कर सकता है, कर नहीं भी सकता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो एम्पलीफाई करके ये उसी सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसका बेसिक यूज़ इसीलिए इसको हम काम में लेते हैं, ताकि सिग्नल कम्युनिकेशन की डिस्टेंस को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा और किसी को कोई भी काम में नहीं लेता है। ठीक है, ब्रिज ब्रिज क्या काम में आता है, यूज टू कनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क्स। इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा ज़्यादातर, मैंने अब तक तो यही क्वेश्चन देखा है कि लाइन्स को कनेक्ट करने में कौन सा डिवाइस काम आता है, तो वो होता है ब्रिज। ठीक है, ब्रिज क्या करता है, दो लोकल एरिया नेटवर्क को सिंपली कनेक्ट कर देता है। अब ये जैसे कहाँ कहाँ पे काम आता है, फॉर एग्जांपल अपनी यूनिवर्सिटी होती है, जो भी कॉलेज होती है, उसके अंदर मल्टीपल लैब्स होती हैं। ठीक है, ये लैब 1 है, ये लैब 2 है। इसका अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसका अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लेकिन सपोज यहाँ से किसी पीसी से लेके डेटा इधर के किसी पीसी के अंदर भेजना हो, तो इन दोनों लाइन को कनेक्ट करना होगा, और वो कैसे होगा, कनेक्ट ब्रिज लगा दो इन दोनों के बीच में, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये उन्हीं दो लाइन को कनेक्ट करता है जिनके प्रोटोकॉल सेम हो। यदि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे, तो उस केस में हम ब्रिज की बजाय गेटवे का यूज़ करेंगे। गेटवे के अंदर ये फंक्शनलिटी कैपेबिलिटी होती है, किसी भी एक नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को ट्रांसलेट करने की दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के अंदर। तो वहाँ पे गेटवे का यूज़ होता है। अब जो मैं एक और चीज़ बताना भूल गया था, इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो ब्रिज होता है, ये भी मैक एड्रेस का यूज़ करता है दोनों डिवाइसेस, दोनों लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने में। अब क्योंकि ये भी मैक एड्रेस को यूज़ करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूजेस मैक, यूजेस मैक, इसीलिए ये ऑल्सो डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है। अब गाइज ये समरी हमने फटाफट कवर कर ली, और अब इससे रिलेटेड जो भी कुछ भी रह भी गया होगा इन केस, तो वो सारा कुछ भी हम जब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, इससे ज़्यादा एग्जाम में इतना ज़्यादा डीप में आता नहीं है, इतने में अपना काम हो जाएगा, और बाकी क्वेश्चन से कवर हो ही जाएगा। तो ये था इस वीडियो के बारे में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कवरिंग OSI मॉडल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उसके अंदर भी ऐसे आराम से अच्छे से डीप में पढ़ेंगे हर चीज़ के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
So I will see you in the next video. Till then, stay safe, stay happy. Bye.